हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर 2, राज्य एवं राष्ट्र की आय। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसमें था भूगोल का विकास एवं इतिहास। आज हम पढ़ेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि किसी भी राज्य का और राष्ट्र का आय क्या होता है और उससे अपने विकास में व्यय यानी कि खर्च कैसे करते हैं, इनकम कैसे होता है और खर्च कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए, देखते हैं आय क्या है या आय किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य या श्रम करता है तो उस कार्य के बदले उसको पारिश्रमिक या फिर मजदूरी मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। पारिश्रमिक का मतलब होता है मजदूरी जो मिलता है ना, तो उसे आय कहते हैं। जैसे भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में होता है। जैसे कि कोई किसान अगर खेत को करता है तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है उसका लगान के रूप में। श्रम का पारिश्रमिक यानी कोई आदमी काम करता है तो उसको मजदूरी मिलता है उसके रूप में। पूंजी का पारिश्रमिक यानी आप कोई चीज़ में बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके रूप में आपको ब्याज के रूप में मिलता है। उसी तरीके से व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन यानी तनख्वाह के रूप में मिलता है। उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में। जैसे कोई आदमी बिजनेस करता है तो उसको या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा। अधिकांश मामले में तो लाभ के लिए ही कोई करता है, लेकिन अब मजबूरी में गलती से हानि हो जाए तो उसका कोई कहा नहीं जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं गरीब किसे कहते हैं। जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकता का पूर्ति नहीं कर पाता उसे गरीब कहते हैं। अब जैसे मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अब देखिए गरीबी का कुचक्र। तो देखिए गरीबी का कुचक्र का धारणा रेगनर नॉकर्स ने दिया था। गरीबी के कुचक्र की धारणा के अनुसार जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसका बचत भी कम होता है, और कम बचत होने के कारण पूंजी निर्माण दर भी कम होता है। कम पूंजी निर्माण दैनिक दर के कारण भी विनियोग भी कम होता है, जिसके कारण व्यक्ति का आय पुनः कम रह जाता है। यानी क्या है कि गरीब आदमी है तो कमाएगा कम, तो कम कमाएगा तो बचाएगा भी कम, और जब कम बचाएगा तो अपने बच्चों के शिक्षा पर या अपने चीज़ों पर कम खर्च करेगा या किसी चीज़ में निवेश कम करेगा, तो क्या होगा? उसका आय भी कम ही रह जाएगा। अब है गरीबी को जन्म देता है कैसे? गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है और गरीबी के कारण की आय कम होती है। शिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों का जन्म अधिक होता है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी भी गरीब हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र अनावरत चलता रहता है। इसका आशय यह है कि गरीब ही गरीब को जन्म देता है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। अब देखिए, देश की आय का मानक को निर्धारित करने वाली संस्था डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स है। भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है, 2008 और 9 के आंकड़ा के अनुसार है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, जो कि 70,361 रुपया है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। उसका इनकम क्या है? 54,850 रुपया। ये 2008-9 के आंकड़े के अनुसार है। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है, जो कि कितना है? 6,610 रुपये। ये भी आंकड़ा 2008-9 का है। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर। अब अगले देखना है हमको राष्ट्रीय आय। तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय में किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय राष्ट्र को आर्थिक स्थिति का आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है।
भारत में राष्ट्रीय आय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO उत्तरदायी है, यानी राष्ट्रीय आय का देखरेख केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करता है भारत में। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या है? तो देखिए, भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। अब देखिए, 1925 से 1929 के बीच भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRV राव द्वारा किया गया। देश की आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था ड्यूक्रेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स है। सन 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अब देखिए, राष्ट्रीय आय समिति अपना रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार देश का कुल राष्ट्रीय आय कितना था? 8,650 करोड़ रुपया। प्रति व्यक्ति आय कितना था? 246 रुपया 9 पैसा था। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय आकलन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। अब प्रति व्यक्ति आय जो निकालना है तो क्या करें? प्रति व्यक्ति आय बटा राष्ट्रीय आय, देश का कुल जनसंख्या होता है। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर लिखना होगा राष्ट्रीय आय। क्या चीज़? राष्ट्रीय आय अब बटा देश की कुल जनसंख्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए या रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2007 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो $950 था। विश्व बैंक रिपोर्ट 2007 के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो $46,040। अब देखिए, भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से लगभग 1/48 गुना है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ क्या क्या हैं? आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ, दोहरी गणना की संभावना और मूल्य को मापने की में कठिनाइयाँ। जैसे क्या होता है ना, किसी आंकड़ों को आप 2 बार गणना भी कर सकते हैं, या फिर मूल्य को मान के चले कि अब हम लोग किस मूल्य को, कोई मूल्य है कि उसको बाज़ार में 2 जगह अलग अलग रेट है। मान के चलिए कि यहाँ कोई चीज़ 10 रुपये मिल रहा है, वही चीज़ दूसरे जगह 20 रुपये मिल रहा है, 12 रुपये मिल रहा है, तो मूल्य को मापने में कठिनाई हो रहा है। अब देखिए, विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। तो राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो समाज का आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होने पर समाज के आर्थिक विकास में कमी होगी। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के मुख्य 3 विधि हैं। पहला आय गणना विधि, दूसरा व्यय गणना विधि यानी कि जो खर्च करना उसका विधि, तीसरा उत्पादन गणना विधि। अब आय गणना विधि के बारे में हम लोग देखते हैं। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को हम क्या कहते हैं? आय गणना विधि कहते हैं। अब हम देखेंगे व्यय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों को आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस विधि को क्या कहते हैं? व्यय गणना विधि कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग उत्पादन गणना विधि। जब राष्ट्र के
क्या जब राष्ट्र के व्यक्तियों के उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। अब हम लोग को देखना है मूल्य योग विधि। जब वस्तु का मूल्य में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे मूल्य योग विधि कहा जाता है। यानी कि जब किसी वस्तु का ना मूल्य बढ़ जाता है उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे मूल्य योग विधि कहा जाता है। अब देखिए व्यावसायिक गणना विधि। जब व्यावसायिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे राष्ट्रीय आय। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल आय मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने के बाद जो आय बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की धारणा के आयाम क्या है? पहले देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं इंग्लिश में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, और शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी राष्ट्रीय उत्पाद। ये तीनों क्या उत्पाद है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में यानी कि जीडीपी के बारे में। देखिए, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी कहा जाता है। ठीक। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है और विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। अब देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की गिरावट एवं मरम्मत पर किए गए खर्च एवं बीमा व्यय घाटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसको सिंपल सा समझ लीजिए कि जो लागत है, जो कुल मन के चलिए आप 10 रुपये का सामान बनाते हैं उसमें आपको 8 रुपये लागत है तो आप जिसको घटा दिए तो बच गया 2 रुपये, तो वही जो शुद्ध मुनाफा हुआ। तो देश में जो कुल लागत हो रहा है किसी चीज़ का तो इस पर जो लागत लग रहा है कुल उत्पाद में उसको घटा देने पर जो बच रहा है वो शुद्ध मुनाफा हो गया या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मारना है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सन 2008 से 9 के अनुसार भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। 25,494 रुपया। ना लिखा चलू हो। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2017 में। तो किसको? तो आयकर को। ठीक। देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है तो बिहार का। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम हो वह देश कहलाता है तो विकसित। कम, यहाँ पर आय कम हो। और जिसके राष्ट्रीय आय अधिक हो क्या कहलाएगा? विकासशील कहलाएगा। ये 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 2014-2018 में क्वेश्चन पूछा गया तो पटना में। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, 2019 में और 2020 में। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से जो बजट होता है 31 मार्च तक का वो 1 साल का वो लेखा जोखा होता है, इसी को वित्तीय वर्ष बोला जाता है। निम्न में से कौन हमारे रहने सहन
के स्तर को प्रभावित करता है। तो देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया तो प्रति व्यक्ति आय। देखिए जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन पूछेंगे जितना ज़्यादा आप पैसा कमाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका जीवन शैली अच्छा होगा। अब एक सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया तो कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। देखिए विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था तो आर्थिक वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? एक क्वेश्चन 2021 और 2022 में पूछा गया। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रैगनर नॉकर्स ने। ये भी क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछा गया है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन 2015, 21, 23 और 24 में पूछा गया है। गोवा। वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया तो इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। देखिए निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मूल्य योग विधि के द्वारा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2023 में। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया तो क्या है? लगान। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो 1868 ईस्वी में। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपका अगला सवाल है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्पादन आय और व्यय से है। आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? सवाल 2024 में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा बचत। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब आपका सवाल है, आय से आप क्या समझते हैं? ये सवाल 2024 में पूछा गया है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक श्रम या कार्य करता है तो उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक या फिर मजदूरी मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। देखिए इसको आप फिर एक बार समझ लीजिए। आय से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही एक बार पूछा है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक श्रम या कार्य करता है तो उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक या मजदूरी मिलता है ना, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। और देखिए इसे आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है इस तरह का। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? 2016 में और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये 2013 में, 2015 में, 2019 में और 2019 के सेकेंड पाली और प्रथम पाली दोनों में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए किसी देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा की गई? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कुछ किन के द्वारा? दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संस्था या संगठन के द्वारा होती है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ये 2013, 15, 19 और में प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाई होती है। पहले क्या है? आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना यानी किसी आंकड़ा को ना किसी चीज़ का मूल्य को दोबारा हम जोड़ देते हैं, इस तरीके का संभावना होता है। और तीसरा है मूल्य मापने में कठिनाई। अब अगला क्वेश्चन है,
आय का गरीबी से क्या संबंध स्थापित कीजिए। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित कीजिए। और ये 2020 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आय का गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध है। जिस व्यक्ति का आय कम होता है वह गरीब होता है, और जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है गरीब नहीं होकर के बल्कि अमीर होता है। ठीक। अब देखिए, आपके पास आय अधिक है तो आपके पास संसाधन अधिक होगा, आपके पास सुख सुविधा भी अधिक होगी। और आय कम है तो आपके पास संसाधन भी कम होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न के विस्तृत रूप लिखें। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। जीडीपी और डब्ल्यूटीओ, विस्तृत का मतलब क्या है कि इसको फुल फॉर्म के रूप में लिखिए। तो जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। डब्ल्यूटीओ का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। अब आपका अगला सवाल है, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। गरीबी के कुचक्र की धारणा रेगनर नाकर्स ने दिया था। गरीबी के कुचक्र की धारणा के अनुसार जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसका बचत भी कम होता है, और कम बचत होने के कारण पूंजी निर्माण दर भी कम होता है। कम पूंजी निर्माण दैनिक दर के कारण वो विनियोग भी कम होता है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय पुनः कम रह जाता है। जैसे आप कम कमाइएगा पैसा तो किसी चीज़ में आप निवेश भी तो कम ही कीजिएगा, किसी चीज़ में पूंजी का निवेश तो आप उसमें भी कम ही कमाइएगा। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था भारत की राष्ट्रीय आय से संबंध में अनुमान लगाना। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें और इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन सी है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से 3 विधि है: आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि। अब हम लोग पहले देखते हैं आय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस गणना को क्या कहते हैं, आय गणना विधि। ठीक। अब दूसरा है व्यय गणना विधि। यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए भूल गए थे। जब राष्ट्र के व्यक्तियों के व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस गणना को क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि कहा जाता है। देखिए, उत्पादन गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। अब देखिए, अगला सवाल आपका है 3 नंबर, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करिए। 2018-2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय पीछे भी कई बार हम बता चुके हैं इसको। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब देखिए, अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है, वर्णन करें। 2015 में सवाल पूछा गया। किसी भी देश का राष्ट्रीय आय में उस देश के विकास के लिए लाभप्रद यानी लाभदायक होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से ही भारतीय विकास के लिए लाभप्रद होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी देश के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह उस देश की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग की उत्पादकता या फिर उनकी मौद्रिक आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। अभी की स्थिति में विश्व के सबसे
सभी देश अपने अपने ढंग से ऐसे बजट तैयार करते हैं जिसमें विकास की योजना को प्रमुखता दी जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य देश की उत्पादकता के साधनों की क्षमता को बढ़ाने की है। और देखिए, जब किसी भी देश में उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो उसका आय बढ़ेगा। इससे देश के लोगों को अधिक आय प्राप्ति होती है और लोगों की आय बढ़ने से देश की राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है और राष्ट्रीय आय बढ़ने से ही देश का विकास संभव है। फलतः शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी का निवेश हो सकेगा। इससे नए नए रोजगार का सृजन संभव होगा। अंततः इसका प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर पड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होगी। भारत का राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से भारत विकसित देशों के श्रेणी में आ सकता है। अब देखिए, विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, किसी भी राष्ट्र की संपन्नता एवं विपन्नता वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से जानी जाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा तो राष्ट्र विपन्न यानी कि गरीब होगा, अगर जबकि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो राष्ट्र संपन्न यानी कि अमीर होगा। प्रति व्यक्ति आय के समग्र रूप से को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है यानी कि प्रति व्यक्ति आय जितना लोगों का सबको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने से उत्पादन की मांग में बढ़ोतरी होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन अधिकतम उत्पाद करेगा, जिसके आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पूंजी का विनियोग होगा यानी निवेश होगा और बेहतर शिक्षा लोग पा सकेंगे, जिसके कारण राष्ट्र आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगा। बिना उत्पादन को बढ़ाए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। अतः हर हाल में प्रति व्यक्ति आय को उच्च रखना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगला सवाल है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? तो देखिए, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के कारण उसकी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। आज का चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आगे आपको हम पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। अब वीडियो को ना अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।